पर हुई डबल चीन पीएलए की गश्त। भारत ने तैनात किए पिनेक रॉकेट लॉन्चर, हर मोर्चे पर रहेंगे भारतीय जवान। गृह मंत्री का 29 अक्टूबर को यूपी दौरे से पहले मचा पार्टी में हड़कंप। जीत के मास्टरमाइंड माने जाते हैं गृह मंत्री। संत अब पढ़ेंगे स्क्रिप्ट, आश्रम 3 पर साध्वी प्रज्ञा ने दी चेतावनी, बजरंग दल को भी है आपत्ति। देश में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई कोरोना मामलों में गिरावट, सामने आए 12,500 केस, 2 दिनों की अपेक्षा में मौतों में हुई कमी। भारत एक और जहां सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों में लगा है, वहीं चीन नाकाफ हरकतों को अंजाम दे गतिरोध की ओर बढ़ता ही जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल लद्दाख सेक्टर में भारत के साथ जारी गतिरोध के बाद अरुणाचल प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है। 70 साल में पहली बार भारत ने चीन को लेकर रुख बदला है। अब तक चीन की आक्रामकता के खिलाफ अपनी बचाव वाली मुद्रा को ही ढील बनाकर चलने वाला भारत अब उससे नजर मिलाकर खड़ा है। यह बदला हुआ नया भारत किसी भी परिस्थितियों में पलटवार के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। हाल ही में चीन से लगी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल तैनात सैनिकों की संख्या 2 लाख हो गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। हाल ही में तिब्बत में चीन की ओर से अपने मौजूदा एयरफील्ड को मजबूत करने की कोशिशों को देखते हुए भारत की तैयारी और भी मायने रखती है। पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जिम्मेदारी संभालने वाली मथुरा की स्ट्राइक कॉम्प्रेस को चीन सीमा पर तैनात किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगे और कम विवादित माने जाने वाले सेंट्रल सेक्टर पर कम से 1 डिवीजन तैनात है। एक डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिक होते हैं। पानागढ़ की माउंटेन स्ट्राइक कैंपस को सीमा के ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया गया है। ब्रह्मस्तर कॉम्प्रेस कहीं जाने वाले 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कैंपस को इरिटेन सेक्टर पर तैनाती के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। नई तैनाती से पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रहने वाले जवानों की तादाद कम हो गई, लेकिन ऐसे जवानों की तादाद बढ़ेगी जो जरूरतों के मुताबिक उत्तर से पश्चिम तक की सीमा तक पहुंच सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वह मेगा सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वह चुनावी तैयारियों पर राज्य के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों की माने तो इस विधानसभा चुनाव में यूपी के 1/3 विधायकों का टिकट काटा जाएगा। भाजपा सूत्रों ने कहा कि शाह के लखनऊ में रात भर रुकने की संभावना है। इस दौरान लगभग 100 मौजूदा विधायकों को हटाए जाने पर राज्य में चर्चा हो सकती है। ये 100 विधायक वे हैं जो जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहे और जिससे उन्हें असंतोष का सामना करना पड़ा। भाजपा के विधायकों में ऐसे कई विधायक शामिल हैं जिन्हें 2017 के चुनावों से पहले पार्टी की संगठनात्मक ताकत की कमी के लिए अन्य दलों से शामिल किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कई अन्य लोग हैं जिन्होंने पार्टी की एक्यूपेसी में नुकसान किया। उनके कारण पार्टी के सीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुडविल को पार्टी के लिए भुनाने से रोक सकता है। यह भी बताया गया है कि 2017 में पार्टी संगठन में ताकत की कमी थी। अब पार्टी के लिए विधायकों को तोड़ने वाली बात कही जाती है। कहा जाता है कि पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टियां की नेताओं का तोड़फोड़ करने में माहिर हैं। महासचिव रहे अमित शाह यूपी प्रभारी थे। बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत हुई। उन्हें इन जीत का मास्टरमाइंड बताया जाता है। समाजवादी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के और कांग्रेस के 40% महिलाओं को टिकट देने में दांव की कार्ड तैयार करने में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा महिला वोटरों को अपने खेमे में लाने के लिए ममता, जया बच्चन और डिंपल यादव की जोड़ी उतरने की तैयारी कर रही हैं। ये तीनों प्रदेश में सपा के लिए एक ही रथ से प्रचार कर सकती है।
ममता की रैली उन जगहों पर खासतौर से आयोजित की जाएगी जहां पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। प्रदेश में महिला वोटर की संख्या करीब 6,46,13,000 के करीब है। अखिलेश की छवि इनके बीच ठीक है, लेकिन पार्टी के पास महिला वोटरों को अपनी ओर करने के लिए डिंपल को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। यही वजह है कि सपा और टीएमसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आगे उतारने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनावों से पहले सपा और टीएमसी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। गठबंधन की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी के विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से सपा के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। सपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अभी जिले तय नहीं हुए हैं। हालांकि पूर्वांचल और अवैध के जिलों में ज्यादा दौरे करने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे की दलील है कि बीजेपी यहां सबसे ज्यादा मजबूत है। पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की पकड़ कमजोर लग रही थी। तराई के क्षेत्र में लखीमपुर घटना के बाद नाराजगी बढ़ी है। ऐसे में इन जगहों पर किसान आंदोलन को भी आगे रखा जा सकता है। बाकी जगहों पर बीजेपी और सपा और ममता हमलावर हो सकते हैं। भोपाल में आश्रम 3 की शूटिंग पर मचा बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा इसको लेकर मैदान में उतर आई हैं। साध्वी प्रज्ञा ने चेतावनी दी है कि भारत में रहना है तो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। उन्होंने एक अलग विभाग बनाने की भी बात कही है, जो फिल्म में बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा। विभाग की इजाजत के बिना फिल्म नहीं बनाने दी जाएगी। बवाल के बाद भी प्रकाश झा की यूनिटी की तरह से पुलिस में ना तो किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और ना ही कोई बयान जारी किया गया है। भोपाल दक्षिण के एसपी साई कृष्ण थोटा को बताया कि अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है। उसी दौरान इसके नाम को लेकर बजरंग दल ने रविवार शाम वहां जाकर आपत्ति की और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल का कहना है कि इस वेब सीरीज का नाम हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वे अश्लील दृश्यों का फिल्मांकन कर रहे हैं। थोटा ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रकाश झा पर स्याही फेंकी और पथराव भी किया। इस पथराव में पार्किंग में खड़ी 2 बसों में कांच टूट गया। हालांकि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 12,500 केस दर्ज किए गए हैं। 2 दिनों की अपेक्षा मौतों की संख्या भी घटी है। इस दौरान 400 से कम मौतें दर्ज की गई हैं और करीब 16,000 रिकवरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,428 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,428 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 15,991 रिकवरी हुई है, जबकि 356 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बता दें कि नए केस सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,42,02,200 तक पहुंच गई है, जिसमें से 3,35,83 3,018 रिकवरी हुई है। 4,55,68 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। देश में फिलहाल 1,63,1816 सक्रिय मामले हैं, जो 2,041 दिनों में सबसे कम है। वैक्सीन की कुल 1,294,119 डोज लगाई जा चुकी हैं। केरल में कोरोना की स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है, लेकिन देश भर में दर्ज कुल मामले में से आधे से ज्यादा केस अभी भी केरल से दर्ज किए गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,664 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 53 लोगों की मृत्यु हो गई है। इससे एक दिन पहले संक्रमण के 14,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे और मौतों की संख्या 400 से ऊपर थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 14,306 नए मामले दर्ज किए थे। 4,043 मृत्यु हुई थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में बीते कई दिनों में सलाखों के पीछे हैं।
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में विशेष एनडीपीसी कोर्ट दोनों ने ही खारिज कर दिया है, जिसके बाद आर्यन खान की जमानत की अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन खान की ओर से पेश होंगे। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी सतीश मानशिंदे के साथ आर्यन खान के मुख्य वकील के तौर पर कोर्ट में पेश होंगे। वहीं दूसरी ओर एनसीबी की टीम आर्यन खान समेत अन्य सभी आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। जानकारी के अनुसार आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रमांक 57 और सूचीबद्ध है। वहीं दूसरी ओर आर्यन के दोस्त और ड्रग्स केस के आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध किया गया है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को जेल से छुड़वाने के लिए तमाम कोशिशों में लगे हैं और नए नए वकीलों को हायर कर रहे हैं। सतीश मानशिंदे के अलावा वरिष्ठ वकील अमित देसाई भी आर्यन खान को जेल में सलाखों से बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। मंगलवार को एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान केस की सुनवाई होने वाली है, जिसमें मुकुल रोहतगी अदालत के सामने आर्यन खान की ओर से पक्ष रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आर्यन को आज जमानत मिलती है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा अर्चना की। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन पूजा कर संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भगवान राम के दर्शन करेंगे। बता दें, अरविंद केजरीवाल सोमवार 25 अक्टूबर की सुबह लखनऊ स्थित ओमैसी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से वो अयोध्या आए हैं। साथ ही सरयू नदी पर होने वाली आरती में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम किया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में मां सरयू आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बता दें, अरविंद केजरीवाल मुख्य स्थलों पर आरती नहीं कर रहे थे। सरयू घाट पर स्थित सुरेश मंडी त्रिपाठी के स्थल पर आरती कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जहां पर आरती कर रहे थे, उसे आम आदमी आरती स्थल का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरयू आरती के अध्यक्षता राम मंदिर मामले में हिंदू पक्षकार धर्मदास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सीएम हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर पूजन करेंगे। बता दें, सोमवार सुबह सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे। इसके बाद अयोध्या आए हैं। उत्तराखंड और गोवा की तरह वे उत्तर प्रदेश में भी चुनावी वायदे कर सकते हैं। संभव है कि अयोध्या की धरती से वे राम राज्य की अपनी संकल्पना पर चर्चा करें। कई मौके पर खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए केजरीवाल ने राम राज्य का संकल्पन पर अपनी सरकार को चलाने की बात कही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का रूट मैप भी अयोध्या को शामिल किया है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी योजना स्थगित है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी वाले क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय इकाई प्रमुख समीर वानखेड़े सोमवार राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गए। क्रूज जहाज मादक पदार्थ वाले में वानखाड़े सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों और अन्य की ओर से आर्यन को जोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का एक गवाह ने आरोप लगाया था, जिसकी सतर्कता जांच के एनसीबी के आदेश के मद्देनजर समीर वानखेड़े दिल्ली आए हैं। समीर वानखेड़े ने यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर मीडिया कर्मियों से भी कहा कि उन्हें एजेंसी ने तलब नहीं किया है, बल्कि कुछ काम से यहां आए हैं। अधिकारी ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागरेल को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभावित कानूनी कार्रवाई की योजना बनाए जाने से संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वे लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं। हालांकि वानखेड़े वसूली संबंधी स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल द्वारा किए गए सनसनीखेज दावे पर एक हलफनामे के सिलसिले में कोई राहत नहीं मिल पाई।
बता दें कि मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी ने एक अधिकारी को कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोस्वामी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की है। बता दें, सेल ने पत्रकारों से कहा कि आर्यन को 3 अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोस्वामी को फोन पर सैम डिसूजा नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपए की मांग करने और मामला 18 करोड़ रुपए तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। सेल ने दावा किया था कि वह जल्द ही सबूत भी पेश करेंगे। एनसीबी और वानखेड़े ने सोमवार को अदालत में सौंपे गए अपने हलफनामे में इन दावों को खारिज किया है। वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिख आगात लोगों द्वारा कथित सकारात्मकता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ योजनाबद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने में सुरक्षा मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूरगामी परिणाम वाले एक अहम फैसले में कहा कि सजा के बाद अपील के दौरान हुई समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपत्तिकारी मामला खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 में प्राप्त शक्तियों की और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत सजा के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीघ्र कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निरोधक कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सजा देने का हाईकोर्ट और निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि तय कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता। यह फैसला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश में एक मामले में दोषी राम अवतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। राम अवतार को निचली अदालत और हाईकोर्ट से SC/ST एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना की सजा हुई थी। उस पर शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप था। राम अवतार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते को पेश कर कोर्ट में केस खत्म करने की अपील की थी। राम अवतार की वकील आभा शर्मा का कहना है कि यह वास्तव में दो पड़ोसियों के बीच बाउंड्री वॉल को लेकर हुई दीवानी विवाद का मामला है, जिसे बाद में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करा दिया गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समझौते के आधार पर मामला बंद करने और आरोपित को राहत देने की दलील का जोरदार विरोध किया गया था। भारतीय नौसेना के पहले परीक्षण स्क्वाड्रन के 6 जहाज पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत कराना और दोनों बलों में एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाना है। श्रीलंकाई जहाजों के साथ मिलकर परीक्षण के लिए ये जहाज रविवार को कोलंबो और त्रिलोकमाली बंदरगाह पर पहुंचे। भारतीय उच्चायोगों ने एक बार बयान में कहा, यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में इतिहास के मील का पत्थर है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना का जहाज श्रीलंका आया है। बयान में कहा गया कि परीक्षण भारत श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सबसे मजबूत और स्थायी स्तंभों में से एक रहा है और यह यात्रा इस और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के दूरदृष्टि के अनुसार दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए यह यात्रा दोनों देशों के रक्षा कर्मियों के लिए सौंदर्य और मित्रता के मुद्दे संबंधों को मजबूत करने की और सकारात्मक योगदान देगी। भारतीय नौसेना के ये 6 जहाज ऐसे वार्ता की श्रीलंका आ रहे हैं जब द्विपक्षीय देश में चीन की दखल बढ़ गई है और बीजिंग उसके साथ रक्षा संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड की पहल में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये जहाज दक्षिण नौसेना कमान का हिस्सा है जो भारतीय नौसेना का परीक्षण कमान है। इसका नेतृत्व NNC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल F चावला कर रहे हैं। भारतीय नौसेना 4 दशक से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय
परीक्षाओं का परीक्षण दे रही है। बड़ी संख्या में श्रीलंका के आधार पर नौसैनिक एनएनसी का एडवांस पाठ्यक्रमों में परीक्षण ले रहे हैं।